नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं और विभिन्न संस्कृत आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है और किन किन तत्वों को काव्य लक्षण माना गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं। काव्य लक्षण से तात्पर्य कविता की परिभाषा से है, यानी कविता की परिभाषा को ही काव्य लक्षण कहा जाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जिन विशेषताओं के आधार पर हम किसी कविता को कविता कहते हैं, उन्हीं विशेषताओं को काव्य लक्षण कहा जाता है। यानी कविता में जो विशेषता होती है जिसके आधार पर हम किसी कविता को कविता कहते हैं, उन्हीं विशेषताओं को काव्य लक्षण के नाम से जाना जाता है। यानी सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जो कविता की परिभाषा होती है उसी को काव्य लक्षण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि संस्कृत आचार्यों ने काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया है और किन किन तत्वों को काव्य लक्षण इनके द्वारा माना गया है। पहले आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि, और भरत मुनि का समय है दूसरी शताब्दी। इनके द्वारा नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा गया है। भरत मुनि काव्य लक्षणों पर विचार करने वाले पहले आचार्य हैं, यानी सबसे पहले इनके द्वारा ही काव्य लक्षण पर विचार किया गया था। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कुल 36 लक्षणों का वर्णन किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से कहीं भी काव्य लक्षण का उल्लेख नहीं किया है। यानी इनके ग्रंथ नाट्यशास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 36 लक्षणों का वर्णन तो होता है, लेकिन काव्य लक्षण का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं मिलता है। अगले जो आचार्य हैं वो है आचार्य भामह, और इनका समय है 6ठी शताब्दी, और इनके द्वारा काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा गया है। काव्य लक्षण का जो वास्तविक विकास है वो आचार्य भामह से ही माना जाता है, और इन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी ऐसी रचना जो शब्द और अर्थ से युक्त हो, जिसमें शब्द और अर्थ का सामंजस्य हो, उसी को काव्य कहा जाता है। ऐसा आचार्य भामह का मानना है। अगले आचार्य हैं आचार्य दंडी, और आचार्य दंडी का जो समय है वो 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी में आचार्य दंडी विद्यमान थे, और इनके द्वारा काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा गया है। आचार्य दंडी ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यानी इष्ट अर्थ यानी वांछित अर्थ को प्रदान करने वाली जो पदावली है उसी को काव्य कहा जाता है। और यह जो पदावली है ये काव्य की शरीर होती है, और इसी से काव्य का निर्माण होता है, ऐसा आचार्य दंडी का मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगले आचार्य जो हैं वो है आचार्य वामन, और आचार्य वामन का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है, और इनके द्वारा काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की गई है। वामन जो है रीतिवादी आचार्य हैं, और रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, और इनका मानना है कि जो शब्द और अर्थ गुण और अलंकार से युक्त होते हैं उन्हीं को काव्य कहा जाता है। यानी गुण और अलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य कहा जाता है, ऐसा आचार्य वामन का मानना है। इन्होंने लिखा है कि काव्य शब्दोयं गुणालंकार संस्कृतियो शब्दार्थयो वर्तते, यानी गुण और अलंकार से युक्त जो शब्द और अर्थ होते हैं उन्हीं को काव्य कहा जाता है, ऐसा आचार्य वामन का कहना है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो है आचार्य रुद्रट, और आचार्य रुद्रट का जो समय है वो 9वीं शताब्दी है, और इनके द्वारा काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा गया है। रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में लिखा है कि शब्द और अर्थ दोनों जो है काव्य होते हैं। इन्होंने लिखा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, यानी शब्द अर्थ दोनों काव्य कहलाते हैं, दोनों मिलकर के काव्य की रचना करते हैं। अगले विद्वान है आचार्य आनंदवर्धन, और इनका समय जो है 9वीं शताब्दी है, और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, यानी इनके द्वारा ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की गई है। आचार्य आनंदवर्धन जो हैं वो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और शब्दार्थ को काव्य का शरीर मानते हैं। इनका मानना है कि जो शब्द और अर्थ होते हैं वो कविता के शरीर होते हैं, और ध्वनि जो होती है वो काव्य की आत्मा होती है। इन्होंने लिखा है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, यानी काव्य की जो आत्मा होती है वो ध्वनि होती है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, शब्दार्थ जो होते हैं वो कविता के शरीर होते हैं, ऐसा आचार्य आनंदवर्धन का मानना है। अगले विद्वान आचार्य भोजराज हैं, और इनका समय 11वीं शताब्दी है, और इनके द्वारा सरस्वती कंठाभरण नामक ग्रंथ की रचना की गई है। इन्होंने यानी भोजराज ने काव्य लक्षण के संदर्भ में लिखा है कि निर्दोषम गुणवत काव्यम लंकार कृतम रसन्वितम कविम कुर्वन् कृति प्रति
च विदन्ति, यानी जो निर्दोष हो, जिसमें दोष न हो, गुणवत यानी गुण सहित हो, जिसमें अलंकार भी हो, रस भी हो, कीर्ति और प्रीति प्रदान करने वाली हो, उसी को काव्य कहा जाता है। यानी जो दोष रहित हो, गुण युक्त हो, अलंकार युक्त हो, रस युक्त हो, कीर्ति और प्रीति यानी सुख प्रदान करने वाली हो, उसी को काव्य इनके द्वारा माना गया है। अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट और इनका समय है 11वीं शताब्दी और इनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में मम्मट के द्वारा लिखा गया है कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृत पुनः क्वापि, यानी जो तद दोष यानी दोष रहित हो, गुण सहित हो, यथासंभव अलंकार से भी युक्त हो, शब्द और अर्थ ही काव्य हैं। यानी ऐसे शब्द और अर्थ जो दोष रहित हो, गुण सहित हो और यथासंभव अलंकार से युक्त हो, ऐसे शब्द और अर्थ को काव्य कहा जाता है, ऐसा आचार्य मम्मट का मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो आचार्य जयदेव हैं और इनका समय 13वीं शताब्दी है। 13वीं शताब्दी में आचार्य जयदेव विद्यमान थे और इनके द्वारा चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की गई है। जयदेव ने अपने ग्रंथ चंद्रालोक में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि निर्दोष गुणालंकार लक्षण रीति वृत्तिम वाक्यम काव्यम, यानी जो दोष रहित हो, जिसमें दोष न हो, गुण सहित हो, अलंकार से युक्त हो, लक्षण रीति और वृत्ति से युक्त हो, ऐसे वाक्य को काव्य कहा जाता है। यानी जिसमें दोष न हो, गुण और अलंकार से सहित हो, यानी गुण भी हो उसमें और अलंकार भी हो, लक्षण रस रीति और वृत्ति से युक्त हो, ऐसे ही वाक्य को काव्य कहा जाता है, ऐसा जयदेव का मानना है। अगले जो आचार्य हैं वो आचार्य विश्वनाथ हैं और आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वो 14वीं शताब्दी है और इनके द्वारा साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आचार्य विश्वनाथ ने रस की स्थिति के आधार पर काव्य को परिभाषित किया है और काव्य को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है, ऐसा जो है आचार्य विश्वनाथ का मानना है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो पंडित राज जगन्नाथ हैं और पंडित राज जगन्नाथ का जो समय है वो 17वीं शताब्दी है और इनके द्वारा रस गंगाधर नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इन्होंने शब्द के आधार पर काव्य लक्षण को परिभाषित किया है और काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए इनके द्वारा लिखा गया है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ यानी सुंदर अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। यानी सुंदर अर्थ को, रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला शब्द जो होता है उसी को काव्य कहा जाता है, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ का मानना है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि काव्य लक्षण किसे कहते हैं और संस्कृत के विभिन्न आचार्यों के द्वारा काव्य लक्षण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी के विद्वानों के अनुसार काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।